नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाहों के देवता भाग 2 में। अभी तक आपने सुना कि कैसे चंदर सुधा को लाइब्रेरी से किताबें दिलवाता है। अब आगे। वैसे तो यह परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवाया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफ़े के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चल गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, यह उसे खुद भी मालूम नहीं था। यहाँ बंगला, इसके कमरे, इसकी लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे चंदर को अपने से थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल की वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी ना होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया, तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह यहाँ आई तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर ना लाने पर अक्सर उसको माली को दांत भी काट खाया करती थी। चंदर से ज़रूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और उससे न बोलते थे, तो वह रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर के अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंकों की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आँख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारे का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, वह उसे खुद भी मालूम नहीं था। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ़ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुलझुलाहट, मिजाज की सारी तेज़ी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था, और जब तक वह चंदर को रिझाकर, छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से
उनको ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी तो डॉक्टर साहब फ़ौरन पूछते, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती और शिकायतें भी क्या क्या होती। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा रखा था, या चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है कि सुधा की सखियाँ कोयला बेचती हैं। और जब डॉक्टर साहब कहते कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डांट पड़ी? वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाज़ार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटी के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स में के कोर्स क्या है, ये सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातहत का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उसे अपना दुख सुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, ना खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाक कर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात के सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा के स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत ख़राब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने, पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसने खालिस दूध ही पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, ना खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद लंबी चौड़ी मनुहार। इन सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होकर पीना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्यालों में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्यालों में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाट से पीने लगे और बेतकल्लुफ़ी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों नहीं पीते? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी तो हो। तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वाले लोगों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसंद है, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेसु काज़मी, सबसे तेज़ लड़की है। उसकी मम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी जितना अच्छा नाम।
ज़रूर ज़रूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा। और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसू। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब? तब क्या, ये तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी तो चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फाके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत पड़ता है ना? चंदर ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ नहीं बोली। चाय ख़त्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देरी हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ता और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए जाना है। तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काज़मी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज़ तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। हैं, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुँह से? जनाब उसकी शादी भी तय हो गई, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी ख़राब लड़की हो। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह कराएंगे, घबराते क्यों? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊँ टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसियाकर बड़ी ज़ोर से सुधा का हाथ दबाया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, अच्छा शाम को आओगे? ना। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो अब फरवरी आ रही है, मास्टर ढूंढो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना। और देखो मास्टर लाना मत भूलना, ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो ये लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख के दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंद्र चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंद्र ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ तो बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गला फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। धन्यवाद। इस भाग में इतना ही। कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।